सो हे गाइस, दिस इज पराग पार्थी और जेई और नीट के फिजिक्स के कोर्स में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज की एसआई यूनिट्स और उनकी डायमेंशंस कैसे फाइंड किए जाते हैं। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एंगल्स में जो डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन कैसे होता है, और साथ ही साथ कुछ बहुत अच्छे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक एंगल्स के लिए, किसी भी एंगल के लिए हम डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो एक एग्जांपल से अगर हम समझे, तो अगर हम एक सर्कल को कंसीडर करें जिसमें हमने एक आर्क कंसीडर किया, सर्कल के एक टुकड़े को हम आर्क बोलते हैं। तो अगर वो आर्क सेंटर पर एक थीटा एंगल इनक्लोज कर रही है और अगर उस आर्क का लेंथ एल है, तो हमें ये पता है कि इस आर्क के लेंथ को हम रेडियस इनटू एंगल इनक्लोज बाय द आर्क लिख सकते हैं। सो ये फॉर्मूला होता है इस आर्क लेंथ का कि ये आर्क जो एंगल इनक्लोज करेगा इस सेंटर पे और जो रेडियस होगा इस सर्कल का, उन दोनों का प्रोडक्ट आर्क का लेंथ होता है। मतलब इस केस में आर्क लेंथ एल विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल एंड एंगल इनक्लोज बाय द आर्क। सो इसी तरीके से अगर मैं फुल सर्कल की बात करूं, मतलब मैं अगर बोलता हूं कि मैंने एक टोटल सर्कल कंप्लीट किया, मतलब मैं इस पॉइंट से चलकर वापस इसी पॉइंट पर आ गया, मतलब उस केस में मैंने कितना एंगल इनक्लोज किया होगा। मैं जब मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया और मैंने पूरे सर्कल को मूव करके वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो इस केस में जो मेरा एंगल होगा वो बेसिकली यहां से यहां तक होगा। मतलब मैं यहां से चलना स्टार्ट करूंगा तो यहां पर आकर रुकूंगा, तो इस केस में जो एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा। मतलब मैं इस केस में एंगल क्या कह सकता हूँ, 360। सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 360 होगी। सो अगर मैं इस टोटल आर्क लेंथ की बात करूं, अगर मैं इस सर्कल का रेडियस आर कंसीडर करता हूं, तो मैं देखना यहाँ पर ध्यान से, मैं क्या बोल सकता हूं कि लेंथ ऑफ आर्क विल बी रेडियस आर इनटू एंगल थीटा। सो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, अभी हम थीटा मानकर चलते हैं कि इसने थीटा एंगल इनक्लोज किया, पर हमें वो पता है कि वो एंगल 360 डिग्री है। नाउ अगर हम फुल सर्कल में इस आर्क लेंथ की बात करें, मतलब यहाँ पर आर्क लेंथ जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बन जाएगा, मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल बन जाएगा। सो हम यहाँ पर एल की वैल्यू लिख सकते हैं 2 पाई आर, क्योंकि हमें पता है किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू आर थीटा। सो यहां से हमारे पास ये आ गया कि 2 पाई आर इज इक्वल टू आर थीटा। नौ दोनों साइड से आर कट गया, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। मतलब यहां से हम क्या कह सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, पर हमें पता है थीटा की वैल्यू 360 है। मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, और 360 इज इक्वल टू 2 पाई, या फिर 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। तो अब यहाँ पर 2 360 को डिवाइड करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई। सो बेसिकली ये जो एंगल है, यहाँ पर पाई के टर्म में जो एंगल है, इसको हम रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं, और जनरली हम इसे पाई पावर सी लिखा जाता है, ये रेडियन का रिप्रेजेंटेशन होता है, पर जनरली हम इसको यूजुअली इसी तरीके से डिनोट कर देते हैं। मतलब कोई भी एंगल अगर रेडियन में है तो वो हमेशा पाई के टर्म्स में होगा। इसका मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि 90 डिग्री को आप क्या लिखोगे, अगर हमें पता है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि हम अगर दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, पाई बाय 2 रेडियंस इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब पाई बाय 2 रेडियंस इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब मैं यहां से क्या कह सकता हूं, अगर मुझे पता है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज है, मतलब अगर मुझे पता है कि पाई की वैल्यू 180 डिग्रीज है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो अगर मैं यूनिटरी मेथड से लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं 180 को यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, तो मैं यहां से लिख सकता हूं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर जो सिस्टम है वो रेडियंस में और राइट हैंड साइड पर सिस्टम डिग्रीज में। तो मैंने 180 को नीचे ले जाया, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये डिग्री यहां से हट जाएगा क्योंकि ये चीज जो है रेडियन में होगी। सो पाई बाय 180 रेडियन की वैल्यू 1 डिग्री के बराबर रहेगी। सो अगर आपको पूछता है कि 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी रेडियंस में, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 60 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 60 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, पाई बाय 3। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि 60 डिग्री की वैल्यू विल बी पाई बाय 3 रेडियंस। तो इसी तरीके से आपको जनरल फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बेसिकली डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री सिस्टम कन्वर्जन के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पाई रेडियंस की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। फिर आगे आप रेडियंस और डिग्रीज में फाइंड करने के लिए आप यूनिटरी मेथड्स लगा सकते हो, और उससे आपको अगर रेडियन में चाहिए तो आपको रेडियन में मिल जाएगा, डिग्रीज में चाहिए तो आपको डिग्रीज में वैल्यू मिल जाएगी।
सो हम अब दो बहुत ही छोटे से कंसेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं और ये दोनों कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिजिक्स में यूनिट्स और डायमेंशन कह लो या कोई भी चैप्टर की बात करो तो ये दोनों कंसेप्ट आपको बहुत ही काम आने वाले। आप इनको सुपर कंसेप्ट्स के तरह भी देख सकते हो क्योंकि ये दोनों बहुत ही छोटे कंसेप्ट्स हैं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला कंसेप्ट क्या है कि मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि एक एंगल है, मतलब आपको एंगल या डिग्री में दिया हुआ है या फिर आपको रेडियंस में दिया हुआ है, तो क्या एंगल का कोई डायमेंशन हो सकता है क्या? तो आप सोच के देखना, 2 मिनट आप वीडियो को पॉज करके सोच भी सकते हो, क्या कोई एंगल का डायमेंशन बता सकता है? तो जवाब ये है कि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता पर उसके पास यूनिट होती है। क्योंकि दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशन भी है और उसके पास यूनिट भी है, पर दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास डायमेंशन नहीं है पर यूनिट्स हो सकती है। तो ये जो हमारा एंगल होता है वो हमारा दूसरे क्लासिफिकेशन में आता है, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास यूनिट्स तो है पर उनके पास कोई डायमेंशंस नहीं है। सो अगर हम थीटा, मतलब जनरली एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो जो थीटा कहो या फिर एंगल है, तो एंगल जो होता है हमेशा डायमेंशनलेस होता है। मतलब थीटा के पास कुछ ना कुछ यूनिट जरूर होती है पर ये डायमेंशन लेस होता है। तो जो पहला कंसेप्ट है वो ये है कि जो एंगल होगा किसी भी चीज का या फिर किसी भी सर्कल में कहो, किसी भी एक 2D ज्योमेट्री में अगर आप बात करो, 3D ज्योमेट्री में बात करो, तो जो एंगल होता है वो हमेशा डायमेंशन लेस होता है पर उसके पास कुछ ना कुछ यूनिट होती है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5, जहां पर आपको ये दिया हुआ है कि y जो है वो डिस्टेंस है, a एक कांस्टेंट है और ये सारी चीजें यहाँ पर आप देखो तो ओमेगा एक कांस्टेंट, ओमेगा एक फिजिकल क्वांटिटी है, t इज द टाइम, k भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, x भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और 5 भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ, और साथ ही साथ a भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें आपको बताना है कि a, ओमेगा, k और 5 के डायमेंशंस क्या होंगे। गिवन क्या क्या है हमारे पास कि y इज द डिस्टेंस, इसी तरह t जो है वो टाइम है, x भी टाइम है। अब x और y जो है वो डिस्टेंसेस ही हैं पर अलग अलग एक्सिस पे डिस्टेंस हो सकते हैं। इसी तरीके से जो 5 है वो साइन के अंदर आ रहा है। तो आपको बताना है a, ओमेगा, k और 5 के डायमेंशन क्या होंगे। तो एक बार ध्यान से सोचना, अभी जो मैंने आपको बात बताई कि कोई भी एंगल हमेशा डायमेंशनलेस होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि साइन जो फंक्शन होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो साइन, कॉस, टेन जितने भी रेशियोज है वो फंक्शन ही तो है एक तरीके से। तो साइन हो गया, कॉस हो गया या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फंक्शन अगर लग रहा है तो किस पे लगेगा? किसी एंगल पे ही लगाओगे। जैसे आप एक राइट ट्राइंगल की बात करते हो तो आपके पास एक राइट ट्राइंगल है तो उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, बाकी दो बचे हुए एंगल कुछ भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आप इस थीटा एंगल पर ही तो लगाते हो या फिर इस 90 माइनस थीटा एंगल पर लगाते हो। मतलब कि यहाँ से क्या बात समझ में आएगी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फंक्शन होता है वो हमेशा किसी एंगल पर लगता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये टोटल क्वांटिटी क्या हुई, हमारी एंगल हुई। मतलब आप समझ सकते हो कि ये टोटल क्वांटिटी जो है एक एंगल है। तो यहाँ से आप अगर देखो, अगर ये एंगल है तो एंगल डायमेंशनलेस है, मतलब ओवरऑल इस क्वांटिटी के डायमेंशन क्या होंगे? डायमेंशनलेस, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि थीटा जो है वो डायमेंशनलेस है। तो किसी भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी के डायमेंशन हमेशा 1 लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? 1 लिखे जाते हैं। क्यों? इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मान लो इसका कुछ डायमेंशन रहा भी होगा बेस क्वांटिटीज के टर्म में, तो जो भी 7 बेस क्वांटिटीज है उसकी पावर 0 रही होगी, हर एक की पावर 0 रही होगी। अब किसी भी चीज की, क्योंकि डायमेंशन नहीं है मतलब उसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम उसको उस फिजिकल क्वांटिटी की पावर 0 लिख सकते हैं। तो किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा 1 होती है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि किसी भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी के डायमेंशन 1 होते हैं या डायमेंशन लेस बोलते हैं उसको। तो थीटा डायमेंशनलेस हो गया। अब अगली क्वांटिटी, अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर दो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही है, दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज रही होगी, मतलब एंगल है तो एंगल से एक एंगल ही तो ऐड होगा, मतलब ये भी एंगल होगा और ये भी एंगल होगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ओमेगा टी भी एक एंगल है और के एक्स भी एक एंगल है। समझ पा रहे हो बात को? ओमेगा टी और के एक्स दोनों ही एंगल है। तो अब ये दोनों अगर एंगल है तो ये दोनों भी डायमेंशनलेस हुए। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि डायमेंशंस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। इतनी बात समझ में आ गई हमें। तो यहाँ से अब इसको क्या हम जैसे अगर क्लब करके लिखते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को, तो क्या हमको सेपरेट कर सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, ओमेगा का डायमेंशन इंटू टाइम का डायमेंशन। टाइम का डायमेंशन हमें पता है क्या होता है, कैपिटल टी, और हर एक डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट्स में आते हैं और बाजू में क्या है हमारे पास 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ओमेगा का जो डायमेंशन होगा
वो इधर 1/t जाएगा, और 1/t को क्या लिख सकते हो, t पावर -1, मतलब ये क्या बन जाएगा, t पावर -1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओमेगा के जो डायमेंशन है वो t पावर -1 है। अब इसी तरीके से आप kx, अब kx भी एक एंगल है, मतलब kx भी डायमेंशनलेस हुआ, मतलब इसके डायमेंशन क्या होंगे, 1 होंगे। क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी मतलब डायमेंशन 0 होंगे कि 1 होंगे, 1 होंगे। सो यहाँ पे हमको दिख रहा है, अब इसको सेपरेट करके लिखोगे तो ये बनेगा डायमेंशन ऑफ k और ये बनेगा डायमेंशन ऑफ x। अब x मैंने बता रखा है, y भी एक डिस्टेंस है और x भी एक डिस्टेंस है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x के डायमेंशन को कैपिटल L लिख सकते हैं, तो ये इज इक्वल टू 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ से हम इसको क्या लिख देंगे, मतलब इसको आप रेसिप्रोकल में ले जाओगे तो ये 1/L बनेगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, k के डायमेंशन इज इक्वल टू 1/L, दैट इज L इनवर्स और L पावर -1। तो रेसिप्रोकल को हम इनवर्स भी बोल देते हैं। अगर रेसिप्रोकल में सिर्फ पावर 1 है, मतलब अगर 1/L है तो उसको अगर रेसिप्रोकल में है और अगर पावर 1 है तो उसको हम इनवर्स भी बोलते हैं, मतलब 1/L को L इनवर्स कहा जा सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें ओमेगा का डायमेंशन मिल गया, k का डायमेंशन मिल गया, फाई का डायमेंशन मिल गया और a का डायमेंशन हमें निकालना है। सो यहाँ पे ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा, कोई एक थीटा मान लो इसको, इस टोटल एंगल को, सॉरी यहाँ पर एंगल फाई था, ये फाई दिया हुआ है, यहाँ पे हम फाई लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, y इक्वल टू a साइन थीटा, इस टोटल एंगल को मान लो कि कुछ थीटा है, तो साइन थीटा तो एक कांस्टेंट हुआ ना, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर बात करते हो, साइन कहो कॉस कहो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब दो साइड जो है ट्राइंगल के उनका रेशियो है। तो अगर लेंथ बाय लेंथ दिखोगे तो डायमेंशनलेस होगा, मतलब ये चीज तो डायमेंशनलेस हो गई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि y के डायमेंशन a के डायमेंशन के बराबर होंगे, मतलब हम क्या कह सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a। इतनी बात समझ में आती है। अब y जो है डिस्टेंस है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ y दैट इज लेंथ। इतनी बात समझ में आ गई। y जो है डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस का डायमेंशन हमें पता है लेंथ है, तो a का डायमेंशन भी लेंथ के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप यूनिट्स भी दे सकते हो, ओमेगा की यूनिट सेकंड इनवर्स बनेगी, ऐसे ही y की यूनिट जो होगी यहाँ पर, सॉरी a की यूनिट किसके बराबर होगी, y मतलब डिस्टेंस मतलब मीटर के बराबर होगी, और k की यूनिट क्या बनेगी, मीटर इनवर्स, क्योंकि लेंथ की यूनिट मीटर होती है और लेंथ इनवर्स की यूनिट मीटर इनवर्स बनेगी। सो पहला सुपर कांसेप्ट हमने देखा कि किसी भी एंगल का डायमेंशन डायमेंशनलेस होता है, मतलब एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, पर उसके पास एक यूनिट होती है, वो डिग्री हो सकती है, रेडियन हो सकती है, और भी एंगल्स की यूनिट्स हो सकती है। अब दूसरा जो कंसेप्ट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आप कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हो, मान लो आपने एक x फिजिकल क्वांटिटी ली और इस पे कुछ पावर कर दी, मतलब इस पे एक्सपोनेंट चढ़ा दिया, मान लो x की पावर a लिखा, तो अगर अब आपको x का डायमेंशन ना पूछते हुए अगर इसको कुछ दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया y, मतलब आप समझ रहे हो कि x पावर a इज इक्वल टू y, तो आप a के डायमेंशन बता दो, तो a के डायमेंशंस क्या होंगे आपको बताना है। तो आप अब कंफ्यूज हो जाओगे और आप बोलोगे अभी कैसे होगा, तो भैया आप बताओ कि इसको कैसे करें। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो x एक फिजिकल क्वांटिटी है, y एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब मुझे ध्यान से सोच के बताना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी चीज का एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। 2 मिनट वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हो कि एक एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर आप नहीं सोच पाया तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपोनेंट का मतलब है कि किसी भी चीज को कितने बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मतलब अगर मैं एग्जांपल के लिए मैं कंसीडर करूं कि मैंने 2 की पावर 3 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैंने ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि किसी भी चीज का एक्सपोनेंट हमेशा उसको कितने बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो बताता है। मतलब अगर मैंने 2 पावर 3 लिखा है, इसका मतलब हुआ कि मैंने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर x को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज मल्टीप्लाइड 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, मतलब कि टाइम्स क्या हुआ, मतलब कितने बार, तो कितने बार मतलब या तो 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा। क्या फ्रैक्शन टाइम्स हो सकता है, क्या हो सकता है, शायद हो सकता है, पर हम जनरली क्या लिखते हैं, कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3, इंटीजर टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, फ्रैक्शन टाइम्स नहीं होता है। सो इंटीजर टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इंटीजर तो एक कांस्टेंट हुआ ना, कि a जो है एक कांस्टेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला x इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, मतलब a की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, मतलब x पावर 5 इक्वल टू y। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई चीज एक्सपोनेंट में है या पावर में है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि वो तो एक इंटीग्रल नंबर हुआ। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है e पावर x, मतलब
E इज अ नेचुरल नंबर जिसकी वैल्यू होती है E की वैल्यू होती है 2.73 समथिंग। सो E की वैल्यू 2.73 और आगे तक चलती जाती है। तो एक कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने E को x टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। E को मैंने क्या किया है, x टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। सो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू e पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और आप मुझे ए बी और सी के डायमेंशंस बताओ। मतलब मैंने आपको क्या दिया, एक इक्वेशन दे दी कि y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि y क्या है, y नहीं दिया हुआ है कि क्या है। अगर y लिखा है इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो डिस्टेंस है, बस उसने इतना बोला है कि हमें एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें हमें ए बी और सी का डायमेंशन बताना है। तो आप अगर सोचो कि मैं कैसे डायमेंशन निकालूंगा, ना तो मुझे y का पता है, ना e का डायमेंशन पता है, ना किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन पता है, बस इतना दिया हुआ है कि x इज डिस्टेंस। क्या है, x एक डिस्टेंस है। तो अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया कि किसी भी चीज का एक्सपोनेंट डायमेंशनलेस होता है, मतलब ये जो एक्सपोनेंट है वो तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हुई क्योंकि वो तो एक इंटीजर होगा। सो इस क्वांटिटी की अगर बात करूं तो ये तो डायमेंशनलेस हुआ ना, मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि ये सारी चीजें डायमेंशनलेस है। अब ax स्क्वायर भी डायमेंशनलेस होगा, bx भी डायमेंशनलेस होगा, c भी डायमेंशनलेस होगा। तो मतलब ये चीज डायमेंशनलेस है, ये चीज डायमेंशनलेस है, ये चीज डायमेंशनलेस है। क्यों? क्योंकि सारी एडेड है और सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है। सो मतलब कह सकता हूं कि ax स्क्वायर का डायमेंशन किसके बराबर होगा, अगर डायमेंशनलेस है तो 1 के बराबर। ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि bx का डायमेंशन भी डायमेंशनलेस है तो 1 के बराबर होगा। और c तो हो गया हमारा डायमेंशनलेस, और c तो हो गया हमारा डायमेंशनलेस, मतलब डायमेंशन क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा है x, मैंने पहले से ही बोल रखा है कि वो एक लेंथ है, मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा, l स्क्वायर। तो देखना मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्या डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर, मतलब l स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ b इंटू डायमेंशन ऑफ x। अब x एक लेंथ है तो x का डायमेंशन क्या बन जाएगा, l बन जाएगा, जो कि किसके बराबर हो गया, 1। तो अब बस यहाँ पर आप इसको डिनोमिनेटर में ले जा लो, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a का डायमेंशन इज इक्वल टू 1 बाय l स्क्वायर या फिर l पावर -2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब b जो होगा, b का डायमेंशन क्या बन जाएगा हमारे पास, सिमिलरली b का डायमेंशन क्या बन गया हमारे पास, l इनवर्स या फिर 1 बाय l। तो यहां से दो कंसेप्ट हमें समझ में आए कि एंगल भी डायमेंशनलेस होता है और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ से अगर आप यूनिट पूछ लोगे तो a का जो यूनिट बनेगा वो मीटर स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ पावर -2 है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है। ऐसी b का जो यूनिट बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, मीटर इनवर्स। सो a की यूनिट जो है वो मीटर p पावर -2 होगी और b की यूनिट मीटर इनवर्स होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और c की यूनिट कुछ नहीं होगी क्योंकि c तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं होती। हाँ, पर यूनिटलेस क्वांटिटी का डायमेंशन बिल्कुल नहीं होगा और डायमेंशनलेस क्वांटिटी का यूनिट हो सकता है, किस केस में, एंगल के केस में होता है। तो यूनिटलेस है इसका मतलब श्योरिटी से आप कह सकते हो कि वो डायमेंशनलेस होगा, पर डायमेंशन अगर नहीं है तो हो भी सकता है कि उसकी यूनिट होगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि डायमेंशन फॉर्मूलेस के एप्लीकेशंस क्या है, मतलब डायमेंशंस को फाइंड करने का एक्चुअली में हेल्प क्या होती है, हमें उसको हम फाइंड क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन आता है कि किसी भी इक्वेशन में अगर आपको कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जैसा कि आपने 10th में मैथ्स में पढ़ा होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा किसके बराबर होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। ना हमें पता है कि y एक डिस्टेंस है, x भी एक डिस्टेंस है, पर m और c तो कांस्टेंट्स है। तो m और c जैसी क्वांटिटीज के डायमेंशन को फाइंड करने के लिए हम डायमेंशंस निकालने की मेथड को यूज करते हैं। तो जैसे अगर मैं पहला एप्लीकेशन जो मैंने बोला कि टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट्स प्रेजेंट इन एनी इक्वेशन, तो जैसे हम अगर इसको हम डीप में समझना चाहे तो हम इसके दो क्वेश्चंस करेंगे आज। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है फोर्स इज इक्वल टू ab स्क्वायर अपॉन bb प्लस c प्लस t, जहां पर आपको f फोर्स दिया हुआ है, b वेलोसिटी दी हुई है और t जो है वो टाइम दिया हुआ है, और आपको बताना है कि a b c के डायमेंशंस क्या होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपको कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर आपको एक क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, उस क्वांटिटी को सेपरेट करके लिखते हो, उसका फॉर्मूला बनाते हो और उसके फिर डायमेंशन निकाल लेते हो। पर यहाँ जो है वो इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं है, यहाँ पर एडिशन भी है। तो इसका जो मेथड है वो थोड़ा अलग होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वांटिटीज एडेड है, मतलब जिस
रेशियो में या फिर जिस जगह पर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिख रहा है तो उसको पहले टारगेट करो। सबसे पहले क्या करना है, आपको प्लस वाली क्वांटिटीज पर टारगेट करना है, उसमें भी एक क्वांटिटी जो कि सेपरेटली लिखी हुई है जिसके डायमेंशन आपको पता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप प्लस वाले इसमें देखो इस इक्वेशन में तो 3 क्वांटिटीज है हमारे पास, बीवी है, सी है और टी है। तो आपको उस क्वांटिटी को टारगेट करना है जिसका डायमेंशन आपको पता है। अब आपको, और वो क्वांटिटी सेपरेट होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर हमें v का डायमेंशन पता है, वेलोसिटी का, और t का डायमेंशन पता है, पर सेपरेटली कौन सी लिखी हुई है, t, क्योंकि v के साथ तो b मल्टीप्लाइड है, इसलिए आप t को टारगेट करो। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि अगर t यहाँ पर आ रहा है मतलब टाइम में t ही तो ऐड किया गया होगा, मतलब c भी एक टाइम होगा। ऐसे ही ये अगर दोनों टाइम है तो टाइम और टाइम का सम टाइम हुआ। अब इस टाइम में हम यहाँ पर टाइम ही तो ऐड करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज कैसे ऐड होती है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर बीवी भी एक टाइम होगा। मतलब हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले देखना कि जो बी वी है उसका डायमेंशन किसके डायमेंशन के बराबर होगा, टाइम के। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ ऐड हो रहा है तो ये भी टाइम होगा, तो इसके डायमेंशन हो गए कैपिटल टी। ऐसे ही मैं अगर बोलूं कि सी का डायमेंशन क्या होगा, तो सी का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं हम, टाइम के बराबर। तो यहां से हमें सी का डायमेंशन इजीली मिल गया। क्यों, क्योंकि अब ये जो चीज है वो टाइम के बराबर है, ये भी टाइम के बराबर है, तो सी का डायमेंशन डायरेक्टली हमें मिल गया। अब b के साथ v मल्टीप्लाइड है, तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूं यहाँ पर तो ये क्या होगा, देखना कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डायमेंशंस ऑफ v इंटू डायमेंशंस ऑफ v दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टाइम, क्योंकि ये पूरी चीज टाइम के बराबर है। अब देखना v जो होती है वो होता है लेंथ अपॉन टाइम। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी के डायमेंशन l इंटू टी पावर -1 होते हैं और एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं, l इंटू टी पावर -2, क्योंकि वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। सो यहाँ पर मैं वेलोसिटी के डायमेंशन डायरेक्टली लिख सकता हूँ। सो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसके डायमेंशन मैंने कैसे निकाले तो आप पिछले वीडियोस को देख सकते हो शुरू से, उसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, v के डायमेंशन इंटू वेलोसिटी के डायमेंशन हो गए हमारे पास l इंटू टी पावर -1, वेलोसिटी के डायमेंशन इज इक्वल टू टाइम का डायमेंशन आ गया। इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, v का डायमेंशन इज इक्वल टू t का डायमेंशन अपॉन, मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लाइड क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में ले जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर l इंटू टी पावर -1, ये लिखा जा सकता है। अब इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और सारी चीजों को टुगेदर आप लिख सकते हो, एक साथ क्लब करके लिख दो। तो यहाँ पे l की पावर तो -1 है, 1/l है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर l पावर -1, और ये क्या लिखा हुआ है, t अपॉन 1/t, क्योंकि t इनवर्स 1/t होता है, तो t अपॉन 1/t, या फिर आप क्या लिख सकते हो, t की पावर 1 अपॉन t की पावर -1, मतलब t की पावर 1 + 1, मतलब इसको क्या लिख सकते हो, t स्क्वायर। तो ये तो बेसिक डिवीजन का रूल है, आपको पहले से ही पता है, t अपॉन t का इनवर्स क्या बन जाएगा, t स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हमें b के डायमेंशन मिल गए, डायमेंशंस ऑफ b आर l इनवर्स t पावर 2। तो b के डायमेंशन आपको मिल गए, और यहाँ से आप ऐसा यूनिट इजीली फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि f इक्वल टू av स्क्वायर अपॉन ये जो चीज है वो तो टाइम है ना, क्योंकि ये तो टाइम का सम है। तो मैं इसको यहाँ से देखना, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, f इंटू टाइम t इज इक्वल टू av स्क्वायर। अब मैंने v स्क्वायर को यहाँ पर ला दिया, तो ये क्या बन जाएगा, a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जिस क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है उसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं। और यहाँ पर क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, अब ये तो टाइम हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में हम सेपरेटली इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स के डायमेंशन हमें पता है mlt पावर -2 होता है, पिछले वीडियोस में मैंने बता रखा है। और टाइम के डायमेंशन जो है वो हमारे पास क्या होता है, t होता है। अब ये तो हो गया, ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में थे, खैर इतना समझ में आ गया। अब जो डिनोमिनेटर में वो वेलोसिटी का स्क्वायर है, अभी यहाँ पर हमने देखा था वेलोसिटी के डायमेंशन होते हैं l t पावर -1, तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, l स्क्वायर t पावर -2। इतनी बात समझ में आती है, l t -1 का स्क्वायर कर दिया, सीधी सी बात। अब सारे रेशियोज आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। m एक बार आ रहा है तो इसको क्लब करके आप क्या लिखोगे, सिर्फ यहाँ पर m बच जाएगा, ठीक है, m का तो हो गया। अब अगला क्या है, l है, तो l क्या क्या बच रहा है हमारे पास, l है यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है 2, तो 1/2 मतलब l अपॉन l स्क्वायर, मतलब l इनवर्स हो गया, ठीक है। ये तो लॉज ऑफ इंडाइसिस से आपको आता ही है। और ये क्या चीज है हमारे पास, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, इसको आप उड़ा दो, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर को हटा दिया हमने, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ टी बचा। तो इसके डायमेंशन क्या आ जाएंगे हमारे पास, टी आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए
इज इक्वल टू m इंटू एल इनवर्स इंटू टी। इतनी बात समझ में आ गई। सो हमने यहाँ से c के डायमेंशन निकाल लिए, b के डायमेंशन निकाल लिए और a के डायमेंशन निकाल लिए। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, इसको आप खुद से ट्राई करके देखना। यहाँ पर मैंने क्या बोल रखा है कि फोर्स इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, जहाँ पे अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या है, f इक्वल टू अल्फा बाय बीटा इंटू ई पावर अल्फा जेड बाय के टी। बस यहाँ पे ध्यान रख लेना कि ये जो एनर्जी है, ये जो के टी है वो क्या है, एक्चुअली में एनर्जी है। तो आपको अगर एनर्जी का डायमेंशन निकालना है तो आप कोई भी एक एनर्जी कंसीडर कर लो। जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी कंसीडर की या पोटेंशियल एनर्जी करी, तो एक्चुअली में तो सेम चीज है ना, एनर्जी ही तो है, तो फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन सेम रहेंगे। तो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी एक एनर्जी उठा लो, आप मान लो काइनेटिक एनर्जी उठाते हो जो कि क्या होता है हाफ mv², उसके डायमेंशन निकाल लो तो आपको kT के डायमेंशन मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो अल्फा जेड है उसमें मैंने बोल रखा है कि जेड जो है वो एक डिस्टेंस है और अल्फा जैसे मैंने पहले बताया वो एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपको बताना है अल्फा और बीटा के डायमेंशन क्या होंगे। अगर f फोर्स दिया हुआ है, z डिस्टेंस दिया हुआ है और ये जो k इंटू टी, जो kt का मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, एनर्जी है, तो आपको अल्फा और बीटा के डायमेंशन बताने। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना आप बिल्कुल। और अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं अगले वीडियो में उसको डिस्कस करने का ट्राई करूंगा। ये चीज आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको यहाँ पे डायमेंशन निकालना है। तो मतलब पहला एप्लीकेशन क्या बोलता है कि आपको डायमेंशंस अगर किसी कांस्टेंट के निकालने हैं तो आप डायमेंशन निकालने की मेथड को यूज कर सकते हो। और एक बहुत अच्छा मेथड हमने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, अगर एडिशन दिया है तो सबसे पहले आप उस फिजिकल क्वांटिटी पे टारगेट करो जो कि आपको पहले से जिनका डायमेंशन आपको पता है, और उसमें भी मतलब इन दोनों के डायमेंशन में आपको v का और t का डायमेंशन पता है, तो आप उसमें भी ऐसी क्वांटिटीज को टारगेट करो जो कि सिर्फ सिंगल है। मतलब ये तो यहाँ पे कपल में है ना, b इंटू वी है, पर यहाँ जो t जो है वो अकेला बैठा है, तो आप t के डायमेंशन निकाल लो, उसके बाद सारे डायमेंशन आपके फाइंड होते जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इसका। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करते हैं, और कुछ अप्रोक्सीमेशंस है जो कल हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और तब तक के लिए बाय।